हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, न्यू टेक्निक्स के बारे में, हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स के बारे में, जिसका नाम है फीवर बाथिंग। ठीक है, फीवर बाथिंग। और इसको किस नाम से जानते हैं? फीवर बाथिंग हो गया, एंटी पायरेटिक बाथ भी कहते हैं और कूलिंग बाथ भी कहा जाता है। तो फीवर बाथिंग मतलब जिसमें हाइड्रोथेरेपी टेक्निक से तो मतलब कि क्या करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे। वाटर का यूज़ करके हमारी बॉडी के जो बढ़े हुए टेम्परेचर को वहाँ पे रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो वाटर का यूज़ करके यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को या फिर कह सकते हैं फीवर को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके और एक नाम से जानते हैं एंटीपायरेटिक बाथ या फिर कूलिंग बाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है? मेनली इसका पर्पज़ यही रहता है कि फीवर को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, फीवर को रिड्यूस करना, तो वही फीवर बाथिंग इज आल्सो नोन एज एंटीपायरेटिक बाथ। एंटीपायरेटिक बाथ के नाम से जाना जाता है। और कूलिंग बाथ इन हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स इन विच वाटर इज यूज टू सेफली रिड्यूसेस एंड एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब फीवर। तो जैसे भी फीवर बाथिंग, तो इसमें क्या करेंगे, वाटर की हेल्प से बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। इस थेरेपी में करते क्या है, जो पेशेंट है, पेशेंट को टेप्ड या फिर कूल्ड, जो कोल्ड वाटर कह सकते हो या फिर टेप्ड वाटर रहता है, उससे स्पंज के थ्रू वाटर से क्या करेंगे, स्पंजिंग कर सकते हैं या फिर बाथ करवा सकते हैं या फिर इमर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे इसके फर्स्ट बात में जब पढ़े थे कि उसमें क्या करते थे, वहाँ पे पूरी बॉडी को इमर्ज किया जाता था। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहती है, यहाँ पे इमर्ज भी करवा सकते हैं। ठीक है, दो ब्रेंड बाथ था, ब्रेंड बाथ में सेम कंडीशन इमर्ज करके किया जाता था, यहाँ पे भी इमर्ज करके या फिर स्पंजिंग करके वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब वाटर अप्लाई करेंगे तो बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और वहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल क्या किसके लिए यूज़ किया जाएगा, फीवर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाएगा, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ नहीं करते, केवल क्या करेंगे, वहाँ पे फीवर को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। कारण क्या रहता है, क्योंकि वाटर एक अच्छा हीट कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, इसीलिए जो बॉडी की हीट होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ फीवर मैनेजमेंट एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड हीट रिमूवल फ्रॉम बॉडी। तो जो फीवर कंट्रोल करने की ये सबसे कह सकते हैं ओल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स है, मतलब यहाँ पे कोई मेडिसिन्स का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स है और इसका बेसिस क्या रहता है, जो कंट्रोल्ड हीट हो गए उसको रिमूव करना। ठीक है, वही के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। ठीक है, क्योंकि जो उसमें रहता है फार्माकोलॉजिकल कंडीशन में, उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक हो गया या फिर एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स यूज करते हैं। लेकिन ओल्ड एज में वो कह सकते हैं बहुत पहले की बात करें, जब एंटीबायोटिक से एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स नहीं थी, तब फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, वाटर थेरेपी टेक्निक्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो इस थेरेपी में क्या होगा, जो बॉडी की एक्स्ट्रा हीट होगी वो धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस काज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द प्राइमरी एम ऑफ फीवर बाथिंग इज नॉट टू क्योर द डिजीज causing the fever but to reduces excessive body temperature, relieves discomfort, prevent hyperpyrexia and minimize complications such as dehydration, febrile convulsion, delirium and heat related tissue damage। तो कह सकते हैं जो फीवर बाथिंग है, फीवर बाथिंग का पर्पज़ मेनली ये नहीं था कि वहाँ पे जो डिजीज काज हुई, डिजीज को ठीक करना नहीं था, बल्कि क्या करना था, जो बॉडी का एक्सेसिव टेम्परेचर होगा उसको रिड्यूस करना और इसके अलावा पेशेंट को वहाँ पे कोई कंफर्टेबल कह सकते हैं अनकंफर्टेबल फील ना हो।
ठीक है, उसको रिड्यूस करना, हाइपर पायरेक्सिया को रोकना, और जो फीवर हो गया, फीवर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती तो उस कॉम्प्लिकेशंस को भी रिड्यूस करना। क्योंकि जब पहले ही बॉडी के टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, जो बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और वहाँ पे जो वाइटल ऑर्गन्स होंगे वो वहाँ पे प्रोटेक्ट रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीव्स डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जो हाई फीवर होगी, हाई फीवर में पेशेंट को क्या होता है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, बॉडी में पेन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, तो ये कंडीशंस वहाँ पे होने लगती हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हम बाथिंग करवाते हैं तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और जब टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा तो पेशेंट भी वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंट हाइपर पायरेक्सिया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, कितना 41 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। तो जब हम कूलिंग बाथ वहाँ पे करवाएंगे तो जो ये डेंजरस कंडीशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे हमारा जो वाइटल आर्गन है, चाहे हार्ट हो, ब्रेन हो, उनसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन को कैसे प्रिवेंट करेगा, क्योंकि जब हाई फीवर होगा तो हाई फीवर में क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड हो जाएगी, जिससे जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हम कूलिंग थेरेपी वहाँ पे देंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो वहाँ पे जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जब स्वेटिंग रिड्यूस होगी तो फ्लूइड के लॉस होने का वहाँ पे कह सकते हैं, फ्लूइड का लॉस भी वहाँ पे कम हो जाएगा और वहाँ पे डिहाइड्रेशन का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंट फेब्रिल कन्वर्जेंस, तो मोस्टली ये चीज़ें जो चाइल्ड्स रहते हैं, चाइल्ड्स में बहुत ज़्यादा फीवर अगर वहाँ पर होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर फेब्रिल सीजर्स या फिर कन्वर्जन जैसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण से अगर हम कूलिंग बात कर दे के वहाँ पे फीवर को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इससे वहाँ पे रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली पहले भी बताया क्या होता है इसमें, जो बॉडी अगर फीवर ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पर हाइपर पायरेक्सिया जैसी कंडीशन आती है तो क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे सीजर्स बच्चों में पड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट डिलोरम को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि हाई फीवर से क्या होगा, पेशेंट में वहाँ पे कन्फ्यूजन और एजिटेशन के अलावा डिलोरम की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे भी क्या होगा, और जो हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उस पर जो हीट स्ट्रेस की वजह से प्रेशर पड़ रहा था वो भी रिड्यूस होगा और वहाँ पे ये सारी कंडीशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा एंड हीट रिलेटेड टिश्यू डैमेज, तो जो हीट रिलेटेड टिश्यू डैमेज होंगे उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब कूलिंग बात वहाँ पे दे करके जो टिश्यूज़ की जो एक्सेसिव हीट होगी उसको हम रिमूव कर देंगे और वहाँ पे जो हमारी बॉडी के जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफिनीसन की बात करते हैं, डिफिनीसन ऑफ फीवर बाथिंग की डिफिनीसन के बारे में। फीवर बाथिंग इज द थेरेप्यूटिक हाइड्रोथेरेपिक प्रोसीजर इन विच द बॉडी इज एक्सपोज टू tepid, cool or cold water under controlled condition to lower elevated body temperature through physical heat transfer while maintaining normal physiological functions। तो फीवर बाथिंग एक कह सकते हैं एक ऐसी हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स है या प्रोसीजर है जिसमें जो पेशेंट की बॉडी होती है उसको टेपिड वाटर या फिर कूल्ड वाटर या फिर कह सकते हैं कूल वाटर, ठीक है, उसके कह सकते हैं जब उसमें हम उसके कंट्रोल में लाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में उसको हम रखते हैं, जिससे क्या होगा, जो फिजिकल हीट ट्रांसफर के थ्रू वहाँ पे एक मीडियम रहता है जिसके थ्रू क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो बॉडी की जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थेरेपी में वाटर जो रहेगा वहाँ पे जैसे मान लिया टेपिड वाटर लिए तो उसका टेम्परेचर वही 32 या 35 डिग्री सेल्सियस लेंगे,
जिससे क्या होगा, मान लिया किसी के माइल्ड फीवर है या फिर जो चाइल्ड्स रहते हैं उनमें हम इसको टेपिड वाटर का यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड वाटर है, वहाँ पे भी टेम्परेचर वही 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। तो अगर किसी के मॉडरेट फीवर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, कूल वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सीवियर फीवर है या फिर हाइपरपायरेक्सिया जैसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम वहाँ पे कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे जिसका टेम्परेचर 18 से 20 या 22 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के जो ये कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे ये किसी स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्क ना रहे, ठीक। तो ट्रीटमेंट के दौरान क्योंकि वहाँ पे जो बॉडी रहेगी, बॉडी की हीट वहाँ पे किसके थ्रू रिमूव होगी, 2 प्रोसेस बताए थे कौन कौन से, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। तो इन्हीं दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, वहाँ पे जो हीट होती है वाटर में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम प्रोसीजर करते रहेंगे उस समय वहाँ पे जो वाइटल साइंस होंगे उनको भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे कि वहाँ पे पेशेंट वहाँ पे क्या रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर मान लिया वहाँ पे कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को वहाँ पे शिवरिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है और वहाँ पे साइनोसिस भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे क्या करेंगे, हम पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसका पर्पज़ या इसका उद्देश्य क्या रहता है। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, तो मेनली स्पेसिफिक गोल होता है जिसमें फीवर बाथिंग को हम क्या कर सकें, उसको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब फीवर बाथिंग में क्या होगा, मेनली उसमें क्या होगा, फीवर को रिड्यूस करेंगे, पेशेंट की जो ओवरऑल फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी होगी उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पज़ इसका क्या होगा, रिड्यूसेस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सेफली, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको हम सेफली कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल तो बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब हाई फीवर आएगा तो बढ़ के कितना हो जाता है, कभी कभी 39 या 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो जब हम फीवर बाथिंग वहाँ पे यूज करेंगे, फीवर बाथिंग में टेपिड वाटर, कोल्ड वाटर या फिर कूल वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बॉडी की हीट को धीरे धीरे हम बॉडी से रिमूव करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे रिड्यूस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे जितने भी आर्गन्स होंगे वो वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंट हाइपरपायरेक्सिया बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन में भी क्या करेंगे, वहाँ पे जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जब 41 से 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है, 40 या 41 डिग्री सेल्सियस है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको ये भी कर सकते हैं, कैसी है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हार्ट पे अधिक ज़्यादा कह सकते हैं वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पे डिसफंक्शन हो सकता है और वहाँ पे मल्टी आर्गन फेलियर जैसी कंडीशन से डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे फीवर बाथिंग देंगे जिससे वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और ये जो कंडीशंस हैं इनको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट। तो वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, क्योंकि जो हाई फीवर होता है तो बताया बहुत सारी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, वीकनेस फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, हेडेक हो गया, और उसको कह सकते हैं हेडेक के अलावा वीकनेस, बॉडी एज की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं उसको होने लगती हैं। तो अगर हम वहाँ पे कूलिंग बाथ देते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट को रिलीफ फील होगा, ठीक है। और वहाँ पे पेशेंट की जो स्लीप की कंडीशन है, रिकवरी होगी वो भी फास्ट होगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड अदर वाइटल आर्गन्स फ्रॉम हीट डैमेज। तो ब्रेन और जो अदर वाइटल आर्गन्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, इससे बचाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेसिव फीवर था वो रिड्यूस हो रहा है कोल्ड बाथिंग से। तो जो आर्गन होंगे, जब आर्गन का टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा
तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हों, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो या फिर लीवर हो, सारी चीज़ें सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो हीट का स्ट्रेस होगा वो भी रिड्यूस होगा और ऑर्गन के फंक्शन अच्छे से वहाँ पे करने लगेंगे ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस, मेटाबॉलिक स्ट्रेस कह सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे फीवर बाथिंग दे सकते हैं, क्योंकि जब फीवर आता है, फीवर के दौरान क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुई तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, इसके अलावा एटीपी का कंजप्शन बढ़ जाएगा वहाँ पे, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको अगर वहाँ पे फीवर है तो उस कंडीशन में कूलिंग बाथ देंगे और फीवर को रिड्यूस करेंगे। फीवर रिड्यूस होगा, बॉडी का टेम्परेचर जब रिड्यूस होगा तो वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिज्म होगी वो भी रिड्यूस होगी, और जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगी तो जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो अच्छे से वर्क करने लगेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स का। क्या क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है, वहाँ पे प्रमोट रिलैक्सेशन। तो पेशेंट को कैसे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वही फीवर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस कम होगा, और जब स्ट्रेस कम होगा तो पेशेंट की जो कह सकते हैं फिजिकल और मेंटल कंडीशन होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक। सेकंड, इम्प्रूव पेरीफेरल सर्कुलेशन। जो पेरीफेरल सर्कुलेशन होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हम बाथिंग देते हैं, कंट्रोल्ड कूलिंग बाथ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी स्किन्स होती हैं वो स्टिमुलेट होंगी, पेरीफेरल स्टिमुलेशन होगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन काज करेंगी। जब रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन होगा तो कैपिलरीज का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होगी और न्यूट्रिएंट की सप्लाई इंक्रीज होगी, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो बॉडी से जल्दी से वहाँ पे फिल्टर होंगी और रिमूव होंगे, ठीक है। क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो न्यूट्रिएंट और जो हीलिंग प्रॉपर्टी होगी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। तो पेशेंट में इरिटेबिलिटी और वहाँ पे कह सकते हैं रेस्टलेसनेस वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि कूलिंग बाथ क्या करता है, ब्रेन के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा और वहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम काम होगा, कहते हैं शांत होगा, ठीक है। और क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हीट स्ट्रेस कम होने से वहाँ पे पेशेंट काम फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीजेज ऑक्सीजन कंजप्शन। तो मैंने बताया भी जैसे कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट होगी वो नॉर्मलाइज होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फीवर जब होता है तो फीवर में क्या होता है, जो हमारी सेल्स रहती हूँ वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो और वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। तो जैसे जैसे हम जब बात देंगे तो जैसे जैसे वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिक रेट कम होगी, जब टेम्परेचर कम होगा मेटाबॉलिक रेट कम होगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन घटेगा, और वहाँ पे जो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे वर्कलोड भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट रिकवरी ड्यूरिंग फेब्रिल इलनेस। तो जो फीवर से होने वाली जो डिजीज़ रहेंगी उनकी रिकवरी के प्रोसेस में भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज़ रहती हैं जिनको वो ट्रीट नहीं करता है, लेकिन जो पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसको स्टेबल रखता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बेटर हाइड्रेशन मेंटेन रखता है, ठीक है, ऑर्गन के फंक्शन वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा, और वहाँ पे पेशेंट भी जल्दी से रिकवर करेगा, ठीक है। तो जब फीवर कंट्रोल रहेगा तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ऑर्गन फंक्शन भी इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फीवर बाथिंग कह सकते हैं, जो फीवर बाथिंग होता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे वर्क करता है। तो फीवर बाथिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल हीट ट्रांसफ़र। तो जो फीवर बाथिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, जो फिजिकल हीट ट्रांसफ़र,
ठीक है, मतलब जो बॉडी की हीट एक्स्ट्रा हीट होती है उसको वाटर और जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो उसमें करते क्या हैं, जो एक्सेसिव हीट होती है फीवर बाथिंग से उसको हम रिमूव करते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट को टेपिड वाटर, कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड बाथ से करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वो कोल्ड बाथ के कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसीलिए जो बॉडी की जो हीट होती है वो वहाँ पे धीरे धीरे रिमूव होती रहती है और वहाँ पे कोई मेडिसिन से या फिर कह सकते हैं हीट, क्योंकि मेडिसिन्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मेडिसिन्स भी जो हाई फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे इफेक्टिव नहीं रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम देंगे जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी हीट होगी वो रिड्यूस होगी और हीट क्या बॉडी का टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा और वहाँ पे जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर लो होगा और वहाँ पे जो हमारे वाइटल फंक्शन आर्गन होंगे उनके फंक्शन भी इम्प्रूव होने लगेंगे। नेक्स्ट, हीट इज़ रिमूव फ्रॉम बॉडी टिश्यूज थ्रू। तो जो हमारी बॉडी की हीट होती है तो मेनली जो 4 कंडीशंस होती हैं उनके थ्रू वहाँ पे रिमूव होती है। ठीक है, हीट इज रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू दो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और रेडिएशन। तो जो हमारी बॉडी की मान लिया जो फीवर होता है, फीवर बाथिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो 3 प्रोसेस से रिमूव होती है, 3 के 4 प्रोसेस से रिमूव होती है। कौन कौन से? कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, इवेपोरेशन होगा और रेडिएशन। ठीक है, ये चारों मिलके क्या करेंगे, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कंडक्शन की। तो कंडक्शन क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द स्किन टू वाटर। तो जो कंडक्शन होगा ये स्किन की हीट को क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ वाटर में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारी स्किन बॉडी के वाटर के कांटेक्ट में आएगी तब क्या होगा, दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे, क्योंकि बॉडी वहाँ पे हीट कितनी रहती है, हॉट रहती है और वाटर क्या रहता है, कोल्ड रहता है। इसीलिए जो स्किन की हीट होगी वो सीधे वाटर में वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं फीवर बाथिंग की सबसे एक कूलिंग इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट इज़ कैरीड अवे फ्रॉम मूविंग वाटर। तो क्योंकि इसमें जो वाटर रहता है कन्वेक्शन में वो लगातार कह सकते हैं वहाँ पे हिलता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे उसका फ्लो होता रहता है, तो वाटर क्या हो गया, लगातार जो वाटर हीट होगी वो लगातार वहाँ से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे समझो, मान लिया स्किन के जैसे ही स्किन के वहाँ संपर्क में आएगी वहाँ पे हीट, स्किन के संपर्क में जैसे ही वहाँ पे वाटर आएगा तो क्या होगा, वहाँ से और जो वाटर होगा वो वहाँ पे कह सकते हैं रहता नहीं, वो आगे निकलता रहता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो पहले वाटर कांटेक्ट में आएगा वो थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, फिर जैसे आगे फिर वाटर बढ़ेगा तो फिर से बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर वहाँ पे हिलता रहता है। ठीक है, उससे क्या होगा, वहाँ पे जो वाटर होगा पास का बदलता रहेगा और वहाँ पे जो बॉडी से हीट होगी वो रिमूव होती रहेगी। ठीक है, तो मूविंग वाटर रहता है जिससे क्या होगा, वहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है रैपिडली। थर्ड प्रोसेस है इवोपरेशन। इवोपरेशन में भी क्या रहता है, जो स्किन पर वहाँ पे वाटर्स रहता है या जो वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और वहाँ पे बॉडी की जो हीट होती है वो भी अपने साथ उसको लिए चला जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, बात के बाद क्या होगा, स्किन पे कुछ वाटर्स वहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, अब वो वाटर जो रहेगा धीरे धीरे वहाँ से इवोपरेट होता रहेगा, क्योंकि इवोपरेशन के लिए वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जो एनर्जी बॉडी रहेगी, बॉडी की एनर्जी रहेगी वो हीट से प्रॉब्लम वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इवोपरेशन जो रहेगा वो बॉडी जब हॉट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको कूल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो वहाँ पे वाटर जैसे ही रहेगा वो धीरे धीरे हीट की वजह से वहाँ पे इवोपरेशन फॉर्म में निकल जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन। तो रेडिएशन भी क्या करता है, द बॉडी लॉजेज हीट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट।
तो रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन में भी जो बॉडी बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आसपास का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहेगा, वहाँ पे हीट को छोड़ेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जब हीट, इन्वायरमेंट में क्या बॉडी से क्या हो गया, वहाँ पे कूल होता है इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, जो बॉडी की इंफ्रा हीट होगी, ठीक, एक्स्ट्रा हीट होगी, वो क्या होगी, वेपर के फॉर्म में वहाँ से बाहर निकलती रहेगी। ठीक है, तो जब हम बाथिंग करते हैं, बाथिंग के टाइम भी क्या होता है, ये प्रोसेस वहाँ पे चलता रहता है। ठीक, क्योंकि जो कोल्ड होगा, कोल्ड क्या करेगा, सराउंडिंग बॉडी टेम्परेचर को, वहाँ पे सराउंडिंग बॉडी टेम्परेचर की जो हीट होगी उसको ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, एज बॉडी हीट इज ट्रांसफर्ड टू द कूलर वाटर, कोर बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे बॉडी की हीट वहाँ पे कूलर वाटर के ट्रांसफ़र होगी, वैसे वैसे वहाँ पे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होगा धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले क्या होगा, जो स्किन्स होगी वो कूल होगी, फिर स्किन्स के नीचे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कूल होंगी, और फिर जो कोल्डेड ब्लड होगा वो पूरी, क्योंकि जब स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कूल होंगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है वो भी कूल होता है। अब वो ब्लड जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, आगे वहाँ पे हमारे जितने भी आर्गन्स होंगे वहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे ब्लड कूल होता रहेगा, पेरिफेरल रीजन पे ब्लड वेसल्स में कूल होके जब वो आगे बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, हमारे अलग अलग आर्गन्स में। जैसे ब्रेन को गया तो ब्रेन को गया तो ब्रेन में वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करेगा। हार्ट को गया तो क्या होगा, वहाँ पे हार्ट को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छे, लीवर में गया तो लीवर को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। किडनी में गया तो किडनी को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो जितने भी इंटरनल आर्गन्स होते हैं वहाँ ये क्या करता है, टेम्परेचर को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो जितने भी अदर आर्गन्स होंगे उनसे वहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगा। ठीक है, कारण क्या है, ग्रेजुअल कूलिंग से क्या होता है, जो फीवर होता है वो सेफली वहाँ पे रिड्यूस होता है, और वहाँ पे जो शॉक की कंडीशन है या एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रक्शन की कंडीशन है या फिर सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो इन चीज़ों से उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, जब हाई फीवर होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। अब क्या करेंगे, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पेशेंट को सबसे पहले वहाँ पे टेपेड वाटर, कोल्ड वाटर या फिर कूलिंग वाटर में वहाँ पे एक्सपोज करेंगे, उससे मतलब उसके कांटेक्ट में लाएंगे। तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो किसके थ्रू होती है, तो 4 और 4 प्रोसेस बताए कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन और रेडिएशन। तो ये चारों प्रोसेस के थ्रू क्या होगी, जो बॉडी के एक्स्ट्रा हीट होती है वो क्या होगी, वहाँ धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी। अब जब ये रिमूव होने लगेगी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी बॉडी की स्किन का टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक, अब जब स्किन का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का टेम्परेचर वहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, और वहाँ पे भी ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस होने लगेगा। अब जो ब्लड का टेम्परेचर वहाँ पे रिड्यूस होने लगेगा तो क्या होगा, वो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो हमारे जो जितने भी वाइटल आर्गन्स रहते हैं वहाँ पे जाएंगे। तो जब वहाँ पे जाएगा ब्लड तो वहाँ भी ब्लड क्या होगा, वहाँ के आर्गन की जो मेटाबॉलिज्म होगी वो भी स्लो हो जाएगी, और वहाँ की सेल्स भी जो वर्किंग एफिशिएंसी वहाँ पे इंक्रीज हो गई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी का जो ओवरऑल कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होगा। जब कोर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी डिक्रीज होगी, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन कंजप्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन कंजप्शन रिड्यूस होगा तो वहाँ पे कह सकते हैं हाइपरपायरेक्सिया या फीवर जैसी कंडीशन रिड्यूस हो जाएगी, और हमारे जितने भी वाइटल आर्गन्स रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, हाई फीवर के कारण, जो हाइपरपायरेक्सिया के कारण वहाँ पे उससे बचे रहेंगे। ठीक है,
तो ये इसका प्रिंसिपल था जिस पे ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है मेनली 4 प्रोसेस से, 4 कह सकते हैं प्रोसेस रहते हैं जिनके थ्रू वहाँ पे हीट रिमूव होती है। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या साइंटिफिक बेसिस होते हैं। ठीक है, जब फीवर होता है तो क्या क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स की फीवर बाथिंग होती है जिसके थ्रू हम बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रोसेस अभी मैंने बताए भी थे। टेपिड बात करेंगे, कूल बात करेंगे और वहाँ पे कोल्ड बात यूज करेंगे। कोल्ड बात हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको ब्रेंड बात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे। ओके क्लास, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास।